की सेवाओं को याद करें और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। जो राष्ट्र, जो संस्कृति, जो सभ्यता अपने ऐसे सपूतों को भूल जाती है, वो अपने लिए पुनः अधोगति का मार्ग बना लेती है। वो बंजर हो जाती है पुनः ऐसे सपूतों को जन्म देने के लिए, क्योंकि ऐसे ही बलिदानों की और ऐसे ही जीवनों की प्रेरणा से मेरा मानना है और हम सबका अनुभव है, हमें अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले भारत माँ के सपूत मिलते हैं। स्वयं सावरकर जी का जीवन ही इसका एक उदाहरण है। 1883 में उनका जन्म होता है, 1892 में वो अपनी मां को खो देते हैं और 1895 में, आप सोचिए, शायद 97, जब वे देखते हैं कि चापेकर के पुणे के 3 चापेकर बंधुओं को सरकार ने निर्ममता के साथ फांसी पे लटकाया, तो यह किशोर, अभी ये वयस्क नहीं हुआ है, अपनी कुलदेवी अष्टदशभुजा दुर्गा के सामने शपथ लेता है कि मैं अंग्रेजों को सशस्त्र विद्रोह द्वारा इस देश से भगाऊंगा। उस बलिदान से प्रेरित होकर सावरकर बने और उस निष्ठा के प्रति डटे रहे आजीवन। तो बलिदान के उत्सर्ग के जो उदाहरण हैं वो हमारे सामने बने रहें और हम उन्हें याद करते रहें। ये न केवल पुण्य का काम, बल्कि इन्हें भुला देना महापाप। ऐसे कार्यक्रम व्यवस्था पूरे देश में करती है तो क्या बात थी। इन कार्यक्रमों का उत्सव एक बड़े स्तर पर होता है। बंद कमरों में हम 150 लोग बैठ जाते हैं, कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सावरकर का व्यक्तित्व आज हो रहे होंगे, देश भर में कार्यक्रम हो रहे होंगे, और शायद मैं गलत नहीं हूं तो हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी दी होगी, सार्वजनिक रूप से दी होगी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि उनके जीवन पर पुनः लौटना, उस पर एक दृष्टि डालना, उसके उदाहरण समझना, उसकी महीन बातों को पुनः जानना, उसको स्मृति में फिर से नया करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। कृतज्ञता से बड़ा पाप, हमारे शास्त्र कहते हैं, गौ हत्या भी नहीं। कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप माना जाए, और खासकर ऐसा जीवन जो अद्भुत है। सावरकर जी की अगर आप टाइमलाइन देखें कि किस वर्ष क्या प्रमुख घटनाएं घटी उनके साथ, तो एक एक पड़ाव पर आप ठिठक कर सोचते हैं कि इसकी आयु क्या थी, इसका परिवेश क्या था, इसकी परिस्थितियां क्या थी, और कैसे सोचा होगा, क्या किया होगा। शायद 1901 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, 1904 में एक संगठन बनाया जो कि गुप्त संगठन था, अभिनव भारत। वो उस निष्ठा के प्रति डटे हुए थे कि मुझे सशस्त्र विद्रोह करके सैन्य बल से
बिना खड़क बिना ढाल वाली आजादी ना तब थी ना अब है। उस किशोर के मन में ये था और उसने सिर्फ ऐसा प्रण ही नहीं लिया, बल्कि जैसे जैसे सामर्थ्य आता गया, समझ बढ़ती गई, उन्होंने एक संगठन बना दिया। और 1905 में हम लोग बहुत गफलत में रहते हैं जब सोचते हैं कि शायद ये विदेशी कपड़ों की होली जलाने का ख्याल शायद मोहनदास करमचंद गांधी को आया। 1905 में विनायक दामोदर सावरकर ने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली इस देश में पहली बार जलाई। क्या आयु थी? 20-22 वर्ष। एक सार्वजनिक, और उसका क्या प्रभाव गया होगा? मौलिक सुख और एक बृहत्तर दृष्टि थी कि देश केवल एक मानचित्र पर नक्शा नहीं है, देश अर्थव्यवस्था भी है, देश जन भी है, देश उस जन के अभाव, उसकी मजबूरियां, उसकी परेशानियां भी हैं, देश संस्कृति भी है, देश वैल्यू सिस्टम भी है, देश राजनीतिक व्यवस्था भी है, देश अधिकार भी है, देश सार्वभौमिकता भी है, अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता भी है। तो एक आर्थिक पहलू था कि हम कैसे 20-22 वर्ष की आयु में इतनी समझ हो लेना और उसके बाद ये सब करना। हमारा इतिहास हमें जिस तरह लिखाया पढ़ाया गया है और पीढ़ियों को ये घोल के पिलाया गया है कि आज हम ऐसे ही द्वंद्वों में फंसे हुए हैं, जैसा कि अभी हमने प्रश्नों में जाना है। सावरकर 1907 में 1905 में वो चले गए लंदन बैरिस्टर पढ़ाई करने। 1907 में 50 वर्ष पूरे हुए, स्वर्ण जयंती हुई किसकी? 1857 के अंग्रेजों की माने तो विद्रोह की, म्यूटिनी की। और जब उन्होंने लंदन में रह करके वहां एक भव्य उत्सव होते देखा तो तुरंत उन्होंने 1857 को भारत की स्वतंत्रता का पहला युद्ध घोषित करके उसका उत्सव मनाया। और उसके बाद 2 वर्ष के अंदर अंदर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। ये उनके भीतर का इतिहास तज्ञ था, ऐतिहासिक दृष्टि थी, इतिहास को देखने समझने की, और पूरी तरह मौलिक दर्शन। अब तक किसी ने इस 1857 के संघर्ष को भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम नहीं बोला था। बड़े बड़े मनीषी हो गए थे पिछले 50 वर्ष, बड़े सम्मानित नाम भी हैं, लेकिन मुड़कर देख, और क्या आयु है? 1907 तक आते आते वो सिर्फ 24 वर्ष के हैं। इस 24 वर्ष की आयु में ऐसी दृष्टि होना, ऐसी समझ होना और इतिहास की ये परख होना, और फिर उसको सार्वजनिक रूप से उसकी विवेचना, एक दार्शनिक के रूप में, एक हिस्टोरियन के रूप में, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में, उस पर एक ट्रीटाइज, एक किताब लिख देना, ये केवल अपने आप में एक नारा नहीं था। उस समझ को उन्होंने बारीकी से मथा अपने मन में, मस्तिष्क में, और फिर लिखा। और ऐसा लिखा, मराठी में लिखा, वो हॉलैंड में जाके छुपके छुपके छुपाई गई।
और फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद जब तैयार हो गया छपने के लिए और अंग्रेजों को भनक लगी, तो ये शायद इतिहास की पहली पुस्तक थी जो छपने से पहले बैन हो गई, प्रतिबंधित हो गई। क्या धारदार व्यक्तित्व, और कितना हिलाया इसने साम्राज्य को। वो लिखते हैं, उनके कुछ निबंध हैं, लंदन में जब वो जाते हैं 1905 में, देखते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भारत और एक 20, 22, 25 वर्ष के युवक से जीवन में आज भी सामान्यतः क्या अपेक्षा करें। आज भी आप अपने देखते हैं आस पड़ोस में बच्चों को विलायत पढ़ने जाते हैं, ऐसा नहीं है पढ़ते नहीं है, लेकिन जो भीतर एक एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होता है कि बाहर जाएंगे, घर से बाहर रहेंगे, कोई टोकने डांटने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, एक खुली हवा, एक स्वतंत्रता होगी, कोई जानने वाला नहीं होगा जिसको देख करके झेप या संकोच आए, है ना। ये जो व्यवहार स्वातंत्र्य है, ये कहां से आता है? ये ऐसे ही वातावरण से आता है जहां आप पर कोई अंकुश ना, आपको किसी का संकोच, किसी की झेप ना, आपको कोई जानता ना और आप किसी को ना जानते। तो उन्होंने पाया उस समय, ऐसा नहीं था कि उनके सामने दुनिया और उसकी चकाचौंध नहीं थी, विलासिता नहीं थी, वो सब थी, लेकिन 15 वर्ष की आयु में किया गया मां दुर्गा के सामने 1909 को वो पेरिस से लंदन आते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें 25 वर्षों की एक आजीवन कारावास की सजा सुनाई पड़ती है। आज तक उन्होंने किसी का खून नहीं किया था, किसी को गोली नहीं चलाई, कोई फौजदारी नहीं की थी। उसने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी, उसको प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया, तो प्रतिबंध लगा दिया गया था कि ठीक है आप बैरिस्टर हैं, लेकिन आप वकालत नहीं कर पाएंगे। साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य भय खाता था उसके विचारों से। उसने अभी तक किसी का कोई एनकाउंटर वगैरह नहीं किया था भाई, कितनी विलक्षण बात। 24 दिसंबर को उनको 25 वर्ष की सजा मिलती है 1910 में, और 12 जनवरी 1911 में और 25 वर्ष का एक और आजीवन कारावास, 50 वर्ष का कंसेक्यूटिव, नॉट कंकरेंट, एक के बाद एक। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में किसी को इस तरह का दंड नहीं मिला है, 2 consecutive life sentences। ये है स्वतंत्र वीर सावरकर। उन्हें काला पानी भेज दिया जाए। आज इस बात को 30 वर्ष हो गए हैं। 2004 में भारत की सरकार में दुर्भाग्य से एक मंत्री थे, मणिशंकर अय्यर, वो अंडमान गए। उन्होंने वहां एक स्मृति पटल देखा जिसमें वीर सावरकर जी की एक कविता थी, सेलुलर जेल के पास। उन्होंने आदेश दिया कि इसको उखाड़ के फेंक दिया। तो ये देश ऐसे दौर से भी गुजरा है। कृतज्ञता छोड़िए, एक कृतज्ञता की महापराकाष्ठा है। और ये कौन व्यक्ति है? It is very interesting to know what the background of this man is. ये मणिशंकर अय्यर विलियम बॉयस से देहरादून में पढ़ते हैं। I mean, no blame to the poor school. सेंट स्टीफन
स्टीफन से ग्रेजुएशन करते हैं, चलिए, नॉट अ बैड कॉलेज, व्हाई ब्लेम अ कॉलेज। उसके बाद ये कैम्ब्रिज जाते हैं, ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने। 1962 में वहां की मार्क्सिस्ट सोसाइटी के सदस्य हो जाते हैं, और जब भारत चीन युद्ध होता है, वो पूरे कैंपस में, पूरे यूनाइटेड किंगडम में चीन की वकालत करते घूमते हैं, कहते हैं इस युद्ध के लिए भारत दोषी है, उनके लिए फंड रेज करते हैं। ये है मणिशंकर अय्यर। वापस भारत आकर इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हैं, फिर राजीव गांधी के पीएमओ में जाते हैं, उसके बाद फिर ये पंचायती राज मंत्री और तेल मंत्री और न जाने क्या क्या बनते हैं, और ये जुर्रत करते हैं अंडमान जाके सावरकर की पुण्य स्मृति को अपमानित करते, और इस देश में कुछ नहीं, कोई बवाल नहीं, पता ही नहीं है। हमारे संचार माध्यम, हमारा सामाजिक विमर्श, हमारे प्रेस, हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जैसे बातें आई गई हो जाती हैं, ये बात क्या है? तो ये हो रहा है। आप सावरकर के विषय में की साथ हैं, क्रेडिट ऑफ मिसेस गांधी, जब 1966 में सावरकर जी का स्वर्गवास हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो भारत माँ के सपूतों में एक अनन्य सपूत, एक डाक टिकट जारी किया, इतिश्री हो गए। साथ साथ उनके साथियों ने, मंत्रिमंडल ने, महाराष्ट्र में, दिल्ली में कहा कि हाँ, हमारा उन्हें अपमानित करने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन हमारी उनके साथ राजनीतिक और सैद्धांतिक मतभेद रहे, और राजनीतिक और सैद्धांतिक मतभेद। ये वो संगठन, उस संगठन के लोग कहते हैं साहब कि उन्होंने माफी मांगी थी, जिनसे अगर आप पूछ लें कि आपके इस 125-150 साल पुराने संगठन में एक आदमी बता दीजिए, एक आदमी जिसको अंडमान की सजा दी गई, एक अपवाद स्वरूप एक आदमी बता दीजिए जिसको अंग्रेज ने फांसी दी, एक आदमी नहीं, नाम उनके पास। मैं कई वर्षों से पूछा, कहते हैं माफी मांगी थी। जवाहरलाल नेहरू जब अल्मोड़ा की जेल में बंद कर दिए गए थे, तो उनके लिए काफी अच्छा खासा इंतजाम किया गया। पहली रात में ही उन्होंने कमिश्नर से कहा कि हम मच्छर हैं, गर्मियां थी, उनको गर्मियों में अल्मोड़ा की जेल दी गई। तो उस वक्त कमिश्नरी जो चलाते थे, अल्मोड़ा कमिश्नरी, उनका नाम था कर्नल रामजे। कर्नल रामजे ने कहा ऐसी क्या बात है, आप मेरे घर आ जाइए। तो उन्होंने सारी की सारी जेल अपनी कर्नल रामजे के घर, गोरालकोट एस्टेट विंसर में उनकी एक स्पेनिश विला है, मैं वहां गया हूं, मैं वहां 2 दिन रहा हूं, और जिन्होंने मुझे वहां आतिथ्य दिया उन्होंने कहा कृपया इस बारे में किसी को बताइएगा मत, वरना उनके स्मारकों के कारण इसको भी मुझसे हथिया के ले जाएंगे। मैं यहाँ रहता हूँ, ये घर है, लेकिन इसके रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। विवेक दत्ता और मारी टेरेज़ा वो मिला अभी भी है। कि मैं हैरान था कि इस तरह के कारावास काटे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जिनके एहसान हमें रोज सुबह शाम याद दिलाए जाते हैं। एक और बात अभी मुश्किल से 3-4 साल पहले सामने आई,
मैंने कई बार इसका जिक्र किया, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ आपको कभी बताया हो कि नहीं, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं बार बार कहूँ। इस देश में कई बातें 100 बार दोहराने की आवश्यकता। बेलगाम में एक शैक्षणिक संस्थान है, वो अपनी 100 वर्ष मना रहा है। मुझे बुलाया कि हमारे कुछ समारोह हैं, एक में आप भी आइए। मैंने कहा ठीक है, मैं बेलगाम पहले नहीं आया हूँ, तो मैं आऊँगा तो 2 दिन पहले या 2 दिन और रुकूंगा, क्योंकि मैं जरा आसपास देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आइए, सोमवार को कार्यक्रम है, आप शनिवार इतवार हमारे साथ रहिए, देखेंगे, उसके बाद कार्यक्रम अटेंड कीजिए। तो मुझे बेलगाम शहर घुमा रहे थे, इतवार का दिन था, तो एक जगह ले जाकर कहते हैं कि अभी हम कांग्रेस रोड पे चल रहे हैं। कांग्रेस रोड, मैं देश में थोड़ा बहुत तो घूमा हूँ, लेकिन मैंने आज तक भारत भर में कहीं कांग्रेस रोड नहीं सुनी। यहाँ कांग्रेस रोड क्यों है? तो वो झेपते हुए बोले नहीं नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता से पहले इसका नाम कांग्रेस रोड यानी कैसे पड़ गया। लेकिन कारण ये था कि 1924 में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1924 में तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन हाँ वो अधिवेशन यहाँ हुआ। अच्छा, तो इसी रोड पर है, हाँ जरा देखने चलते हैं। तो गए, संडे का दिन था, काफी कुछ बंद था, उन्होंने कह तो आगे खुलवाया। तो सम्मेलन स्थल देखा, वहाँ पे मूर्तियां थी और बाकी कुछ चिन्ह थे। एक और भवन था, मैंने कहा ये क्या है? इन्होंने कहा ये अभिलेखागार और दर्शक दीर्घा चित्र हैं इत्यादि, इसे भी खुलवाइए, जरा देखते हैं। तो वहाँ दीवारों पर बहुत बड़े बड़े चित्र फिलिप डोनट लगे हुए थे, तो मैंने थोड़ा फुर्सत से उनको देखा। बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफी, कभी आप जाएं तो देखें, चित्रों में इतिहास छुपा है। एक बड़ा सा चित्र था बेलगाम के रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ का बेलगाम में रेल उसी साल आई थी। क्यों? अधिवेशन होना था, गांधी जी को अध्यक्ष बनना था। अंग्रेज रेल बिछा रहा है उस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास है, उसके डेलीगेट्स आसानी से पहुंच सके। हमें हमको भी ये सुविधा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो आश्चर्य लगता है। इतने जबरदस्त क्रांतिकारी नेतृत्व दिया है हमारे आजादी के दीवानों ने। तो इस तरह के उदाहरण, और सावरकर जब वो सेलुलर जेल में है, उनमें से एक यातना ये भी है कि उनके हाथ खड़े करके, इसको बोलते हैं खड़ी बेड़ी, हाथ खड़े करके दीवार में कुंदों के साथ जकड़ दिया जाता है, और आप 10-12 घंटे ऐसे ही खड़े रहते, आप बैठ नहीं सकते, हाथ ऊंचे बंधे हुए पीछे, आप अपने मल मूत्र में खड़े रहते हैं। अगर आपको लगता हो कि ये सहज है, 10 मिनट घर पे ऐसे खड़े होकर के देख लीजिए। कोल्हू से नारियल पिलवाए जाते हैं तेल निकालने के लिए। दिन भर का खाना, एक वक्त का खाना, साल में सिर्फ एक चिट्ठी। वो अगर किसी कील से, नाखून से दीवार पर कुछ लिख लें तो उसको आकर के पोत दिया जाता था, मिटा दिया जाता था। एकाकी कारावास, पागल हो जाए आदमी। और ऐसी जगह जाकर ये मणिशंकर जी, इनकी तो सार्वजनिक रूप से ताजपोशी होनी चाहिए, जहां मिले वहां पर। वही मेरा कहने का तात्पर्य वही है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ये आज भी आए दिन कुछ ना कुछ बगाते हैं। ये हमारे सम्मानित सांसदों और मंत्रियों में से 4-4 टर्म सांसद रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे,
डॉक्टर अजय दत्त शर्मा हर साल 2 बार एक कार्यक्रम करते हैं, इसके लिए भाग दौड़ करते हैं, लोग जुटाते हैं, पूछते हैं इस बार किस वक्ता को लाया जाए, कहाँ किया जाए।